सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम इस फैक्टॉइड सेशन के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले हफ्ते किस प्रकार के डेटाज आए थे, किस प्रकार के फैक्ट्स आए हैं, कौन सी अच्छी केस स्टडीज़ आई है जिसे हम अपने आंसर्स या एथिक्स या ऐसे के पेपर में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला डेटा है वो है दीपोर बिल लेक का। दीपर बिल लेक, इसे जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं कर लीजिएगा। हिंदी में इसे दीपोर बिल लेक कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम दीपर बिल लेक है। तो देखिए, ये असम में है और इस लेक के अंतर्गत ये दर्शाया गया है कि एक रेल ट्रैक के चलते इस लेक में काफ़ी पोल्यूशन हो गया था। तो सरकार ने हाल ही में कदम उठाया है, इसे इको सेंसिटिव जोन निर्धारित करने पर सरकार ने कदम उठाया। आप ये दर्शा सकते हैं कि गवर्नमेंट की ये स्टेप है, लेकिन आप ऐसे भी बता सकते हैं कि कैसे एक डेवलपमेंट, जब रेल ट्रैक एक डेवलपमेंट हुआ तो उसने इस लेक के प्रदूषण में भूमिका निभाई। तो आप ये दर्शा सकते हैं। देन सेकंड है हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट। देखिए, हैंडीक्राफ्ट्स यदि आप 2016-17 में देखेंगे तो 360 करोड़ का एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात हुआ था, लेकिन 2020-21 जो पिछले वर्ष हुआ है फाइनेंशियल ईयर, उसके अंतर्गत इसका एक्सपोर्ट घट के केवल 266 करोड़ रुपए यानी कि 266 करोड़ रुपीज़ रह गया। एक तो कारण वो भी था कि कोविड-19 है, और दूसरा ये भी कारण है इसमें कि जो भी हमारे हस्तशिल्प से जुड़े कर्मी हैं या जो स्किल्ड पर्सन्स हैं उनकी कमी हो रही है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हस्तशिल्प जो है उसका बचाव किया जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए। तो आप यहाँ पर एक उदाहरण दे सकते हैं गवर्नमेंट स्टेप का कि इंडियन पोस्टल सर्विस जो होती है, आईपीएस, ये भी एक सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस नहीं है, इंडियन पोस्टल सर्विस है। तो इसने क्या किया है, जो इनके अंतर्देशीय पत्र होता है यानी कि इनलैंड लेटर होते हैं, उसमें इन्होंने जो उसका बैकग्राउंड है उसे कश्मीर का जो हैंड नॉटेड कारपेट है यानी कि जो हाथ से कारपेट की बुनाई होती है उसका उसे बैकग्राउंड बनाया है। तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं कि इस तरीके के कुछ गवर्नमेंट स्टेप्स लिए जाने ज़रूरी हैं ताकि जो हस्तशिल्प है उनका बचाव और उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। तो नेक्स्ट जो डेटा है वो साइक्लोन से संबंधित है। ये आपके GS1 में ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आता है, या कई बार इसे GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, तौकते हमें पता है और यास, ये दो साइक्लोन्स आए थे पिछले वर्ष। तौकते आया गुजरात में और यास है उड़ीसा के अंतर्गत। तो देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हुई हैं वो है लगभग 200 व्यक्तियों की इन दोनों ही साइक्लोन्स के अंतर्गत मृत्यु हुई है। 37 मिलियन लोग अफेक्ट हुए हैं यानी कि लगभग 3.5 करोड़ लोग, यदि आप हिंदी में बताना चाहेंगे 3.5 करोड़ लोग, इंग्लिश में 37 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड विद दीज साइक्लोन्स। देन जो टोटल नंबर ऑफ लॉस हुआ है वो $4.3 बिलियन का हुआ है, और जो क्रॉप एरिया लॉस है उसे 0.27 मिलियन हेक्टेयर, ये आप दर्शा सकते हैं कैसे इन साइक्लोन्स के द्वारा जो क्रॉप एरिया है यानी कि जो भी फसलें उगाई जाती हैं उसमें कितना नुकसान हुआ है, ये आप दर्शा सकते हैं। देन विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कि वर्ष 2050 तक भारत में जो तटों के आसपास रहने वाले तटों के आसपास जो शहर हैं, तटीय जो शहर हैं, उसमें लगभग 200 मिलियन लोग प्रभावित होंगे साइक्लोन्स के द्वारा 2050 के अंतर्गत, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो आप ये भी डेटा यहाँ पर दर्शा सकते हैं। देन एक उसी आर्टिकल के अंतर्गत काफ़ी अच्छी चीज़ ये दर्शाई गई थी कि उड़ीसा मॉडल बताया गया था। तो आप जब वे फॉरवर्ड लिखते हैं या सुझाव लिखते हैं कि क्या किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, तो आप यहाँ उड़ीसा मॉडल दर्शा सकते हैं। देखिए, उड़ीसा ने कई स्टेप्स लिए हैं साइक्लोन्स से बचाव के लिए। पहला, उन्होंने एक रैपिड एक्शन फोर्स का निर्माण किया है, उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स। देन सेकेंड है कि उन्होंने उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी निर्माण किया है। तीसरा, जो वार्निंग सिस्टम उनका है वो टोटली डिजिटलाइज्ड है, यानी कि जैसे ही साइक्लोन्स की उन्हें सूचना देनी होती है जनता को, तो वह सोशल मीडिया और साथ ही साथ SMS के द्वारा वार्निंग सिस्टम संचालित करते हैं। देन चौथा है कि उन्होंने काफ़ी सारे इवैक्यूएशन जो शेल्टर्स होते हैं वो ऑलरेडी बना कर रखे हुए हैं पहले से ही, ताकि यदि साइक्लोन आए तो ऐसा ना हो कि उसी समय उनको शेल्टर्स बनाने की ज़रूरत पड़े, पहले से इवैक्यूएशन शेल्टर्स बने हुए हैं वहाँ पर। देन शेल्टर बेल्ट प्लांटेशंस किया गया है काफ़ी सारा, ताकि ये जो शेल्टर बेल्ट प्लांटेशंस है वो फर्स्ट लाइन ऑफ, जिसे बोलते हैं जब डिज़ास्टर आता है तो ज़रूरी है कि इस प्रकार के जो प्लांटेशंस होते हैं वो डिज़ास्टर या साइक्लोन को रोकने के लिए प्रथम पंक्ति के रूप में काम करें, फर्स्ट लाइन
ऑफ रिस्पॉन्स के रूप में काम करे। तो ये शेल्टर बेल्ट प्लांटेशंस इस तरीके का उन्होंने एक कदम उठाया है। देन जो नेक्स्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव कवर को बढ़ावा देने में भी उन्होंने भूमिका निभाई है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो साइक्लोन रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करवाया है। इसी तरीके से जो पावर है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी साइक्लोन रेजिलिएंट हो गया। यदि आपको सेंडाई फ्रेमवर्क पता है तो सेंडाई फ्रेमवर्क में एक प्रावधान ही है कि जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो साइक्लोन रेजिलिएंट या डिज़ास्टर रेजिलिएंट होना चाहिए। तो इस तरीके के कदम उड़ीसा सरकार ने ऑलरेडी उठा लिए हैं और ऐसे ही वो अवेयरनेस कार्यक्रम भी संचालित करते हैं। तो आप अपने आंसर में इस तरीके का कुछ यदि बताएंगे कि ओडिशा मॉडल है, केस स्टडी बता सकते हैं तो बताइए, उससे आपके आंसर में एनरिचमेंट आएगा GS1 या GS3 के अंतर्गत। चलिए अब GS2 देखते हैं कि GS2 में पिछले हफ्ते क्या क्या डेटाज थे। देखिए सरहद एक NGO है, ये पुणे में है ये NGO, और इसने वर्तमान समय में अफ़गान स्टूडेंट्स जो भारत में पढ़ रहे हैं, ऐसे 1000 अफ़गान स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए, उनकी पूरी की पूरी शिक्षा स्पॉन्सर करने के लिए सरकार से सहमति मांगी है, सरकार से परमिशन मांगी है ताकि सरकार परमिट करे और 1000 स्टूडेंट्स को वह मुफ्त शिक्षा दे सकें। तो देखिए GS2 में आपके कोर्स के अंतर्गत, सिलेबस के अंतर्गत NGOs प्रेशर ग्रुप्स ये सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो आप यहाँ पर ये NGO का उदाहरण दे सकते हैं। देन US इंडिया जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें आप ये दर्शा सकते हैं कि इस वर्ष जो भारतीय स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स जो US गए हैं, अमेरिका गए हैं, उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ने 55,000 वीज़ास इस बार सैंक्शन किए हैं। ये किसी भी पिछले वर्ष में सबसे ज़्यादा है। 55,000 स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ने के लिए। तो आप दर्शा सकते हैं कैसे US और इंडिया के संबंध बहुत ही सुदृढ़ और स्ट्रेंथन हो रहे हैं, आप ये दर्शा सकते हैं। देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम उज्ज्वला, ये LPG सिलेंडर्स से संबंधित स्कीम है। तो इसके अंतर्गत आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ आंकड़े हैं ईयर और सब्सिडी, यानी 2016-17 के अंतर्गत जहां गवर्नमेंट 12,000 करोड़ रुपीस LPG सब्सिडी दे रही थी, तो वहीं 2017-18 में इस स्कीम के अंतर्गत 21,000 करोड़ सब्सिडी अब दे रही है। तो जो विमेन एम्पावरमेंट है इसके द्वारा वो सामने नज़र आ रहा है। तो आप ये दर्शा सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट के चलते और इस स्कीम के चलते सरकार का जो आर्टिकल 38A है DPSP में 39 और 42, आप बता सकते हैं कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है सुचारू रूप से। देखिए जैसे 2015 के अंतर्गत जहाँ 56% LPG कनेक्शंस थे, वहीं 2019 में 94% हो गया, बढ़ गया LPG कनेक्शंस। तो इससे विमेन एम्पावरमेंट ही हो रहा है। तो आप ये दर्शा सकते हैं इन आंकड़ों के द्वारा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डिले, ये गवर्नेंस के अंतर्गत आएगा, जो GS2 में ही टॉपिक है आपका गवर्नेंस। देखिए जो सेंटर के प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 1780 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सेंटर के इस समय, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उसमें से 480 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलेड हैं, यानी जो उनकी डेडलाइन थी उससे काफ़ी अब आगे बढ़ गए हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि कैसे जब गवर्नेंस ठीक नहीं होता है तो इस तरीके के प्रोजेक्ट डिलेज होते हैं। और ये जितने भी प्रोजेक्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ 480, ये सब 150 करोड़ रुपीज़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं। तो जो टोटल कॉस्ट ओवररन हो रहा है, यानी कि जब इतने डिले प्रोजेक्ट होंगे तो उसके चलते जो प्राइसेस हैं उन प्रोजेक्ट्स की, जो कीमत निर्धारित की गई थी उन प्रोजेक्ट्स की, वो बढ़ जाती है। तो टोटल कॉस्ट ओवररन इसे बोला गया है ₹4.5 लाख करोड़, यानी कि इतना डिले होने के चलते इतने ज़्यादा कॉस्ट ओवररन या कॉस्ट बढ़ गई है प्रोजेक्ट्स की। तो ये सारा का सारा पैसा किससे आता है? टैक्स पेयर मनी से जाता है। तो अगर गवर्नेंस इफेक्टिव नहीं होगा तो इस प्रकार की समस्याएं आएगी। उदाहरण के तौर पर आप पोलावरम प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट ओवररन हुआ है इसी डिले के चलते वो है 45,000 करोड़ रुपए। एक और अन्य उदाहरण है बांकुरा दामोदर वैली रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। देखिए जो बांकुरा दामोदर वैली रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, इसकी डेडलाइन थी 2003। अब डिले के चलते इसकी डेडलाइन 27 साल आगे बढ़ गई है और हो गई है 2030। तो ये गवर्नेंस का साफ फेलियर है, आप ये दर्शा सकते हैं। ये उदाहरण है, 2 उदाहरण, पहला पोलावरम प्रोजेक्ट और दूसरा बांकुरा दामोदर वैली रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। देखिए CBI कोर्ट्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को बोला है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पर पेंडिंग ट्रायल्स चल रहे हैं उसे जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। तो उसके संबंध में डेटा आया था कि CBI कोर्ट्स के अंतर्गत जो पेंडिंग ट्रायल्स अगेंस्ट MPs है वो कितने हैं, तो वो टोटल है 121। ठीक है, अभी तक ये पेंडिंग ही है, इसमें कुछ भी आगे मतलब केवल सुनवाई हो रही है,
कोई भी निर्णय या नतीजा नहीं निकला है, और जो केवल अभी तक इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर ही है, जो अभी तक ट्रायल भी जिनका शुरू नहीं हुआ, टोटल है 37। और इनमें से एक तो ऐसा केस है जो 2003 से ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बस जिसका, यानी कि अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ, 2003 से केवल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से सीबीआई, जब एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी के 2000, मुझे याद नहीं आ रहा, 2017 में शायद ये क्वेश्चन पूछा था कि सीबीआई इज़ अ केज पैरेट। ये जो स्टेटमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक डिसीजन में बोला था कि सीबीआई इज़ अ केज्ड पैरेट। ये मुझे याद आ रहा है जहाँ तक है कोलगेट स्कैम में जो हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये एक स्टेटमेंट पास किया था सीबीआई के जो जिस प्रकार की निष्क्रियता थी सीबीआई की, उसके अंतर्गत। देन एक अन्य डेटा है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। सरकार ने हाल ही में इन अनऑर्गेनाइज वर्कर्स यानी कि जो असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूर होते हैं उनकी भलाई के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। तो अगेन ये आपके गवर्नेंस में जुड़ता है, और पुनः आर्टिकल 39 आप दर्शा सकते हैं या 38A इसे लागू करने पर बल देता है डीपीएसपी के अंतर्गत। तो टोटल नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो इंडिया में है इस डेटा के अनुसार है 38 करोड़। तो ये आप डेटा दे सकते हैं। देन जो नेक्स्ट डेटा हमारे पास है वो है NAFRS। हाल ही में सरकार ने एक नई स्कीम लेकर आई है, नई योजना है कि नेशनल ऑटोमेटिक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। ये जनरली पुलिस के लिए सरकार ने लेकर आई है ताकि जो क्राइम रेट है उसे कम किया जा सके। तो नेशनल ऑटोमेटिक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम यानी कि जैसे नाम से पता चल रहा है फेशियल रिकग्निशन के द्वारा क्राइम रेट को कम करने पर बल दिया जाएगा। तो देखिए उसे हमें नहीं समझना, इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंतर्गत 2 जजमेंट्स आए थे, उसे समझने पर बल देना, क्योंकि GS2 के अंतर्गत जब पॉलिटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस मेंस में आप लिखने जाते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसे जजमेंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। देखिए पुट्टास्वामी जजमेंट है जिसमें ये कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि ये काफ़ी फेमस जजमेंट है तो आपको पता भी होगा, राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किया था पुट्टास्वामी जजमेंट में। तो ये एक जजमेंट है। सेकंड जजमेंट है अनुराधा भसीन जजमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत जब सरकार ने इंटरनेट बैन किया था तो उसके ऊपर सुनवाई की थी, राइट टू इंटरनेट इन जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत अनुराधा भसीन जजमेंट में। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे कि यदि सरकार इस प्रकार के कदम उठाएगी तो ज़रूरी हो जाता है कि इन 4 प्रतिमानों या 4 पैरामीटर्स पर वो जजमेंट या वो डिसीजंस जो सरकार के हैं वो खरे उतरने चाहिए। तो पहला है लॉ, जो पहला प्रतिमान है या पहला पैरामीटर है वो है लॉ, यानी कि यदि सरकार ऐसा कोई कदम उठा रही है, इंटरनेट बैन करने पर बल दे रही है या NAFRS जैसे कदम उठा रही है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि लॉ होना चाहिए उसके पहले उस कदम को उठाने के लिए। देन उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि दूसरा प्रतिमान होगा कि ऐसी ज़रूरत होनी चाहिए, लेजिटिमेट इंटरेस्ट होना चाहिए, वैधानिक ज़रूरत होनी चाहिए इस प्रकार के कदम उठाने के लिए। तीसरा जो प्रतिमान सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया था वो था कि प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, यानी कि जो सरकार कदम उठा रही है और जिस चीज़ के लिए ज़रूरत है उन दोनों में ही प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत बहुत कम की है लेकिन सरकार ने कदम कुछ बहुत ज़्यादा ही उठा दिया, तो अनुपातिक होना चाहिए। ठीक है। एंड चौथा है जो प्रतिमान है या चौथा पैरामीटर है वो है कि लीस्ट इंट्रूसिव होना चाहिए, यानी जो गवर्नमेंट के स्टेप्स होंगे इस प्रकार के, ज़रूरी हो जाता है कि वो कम से कम लोगों के निजी जीवन में दखल दें, यानी कि लीस्ट इंट्रूसिव होने चाहिए। तो आप ये दोनों जजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बताया गया था कि जो NAFRS सरकार लेकर आ रही है वो ये चारों के चारों पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरते, पूरी तरीके से अनुराधा भसीन जजमेंट को नकारते हुए नज़र आते हैं, इसलिए सरकार का ये कदम गलत है। ये उस आर्टिकल का ध्येय था, उस आर्टिकल के अंतर्गत ये चीज़ दर्शाई गई थी, लेकिन उसे अभी हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम केवल ये 2 जजमेंट समझ लेते हैं कि इन जजमेंट्स में क्या क्या बोला गया था। देन अब GS3 देखते हैं। देखिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स अभी हाल ही में आया है, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 2nd हो गई है पूरे ग्लोबल में। ग्लोबली रैंक हमारी 2nd है। हमने हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में पीछे छोड़ दिया है। USA का रैंक हो गया 3rd। तो आप बता सकते हैं सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी कितनी बेहतर रूप से लागू हो रही है। ये आप यहाँ पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दर्शा सकते हैं गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का, मेक इन इंडिया का। देन डिजिटल सिस्टम टू ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़ बाय 2030, ये NESCOM की रिपोर्ट है। इनका मानना है कि
$700 बिलियन की अपॉर्चुनिटीज़ 2030 तक आ जाएगी भारत के अंतर्गत, यदि हम डिजिटल सिस्टम ठीक तरीके से लागू करने में सफल रहे। देन टोटल वल्चर्स लॉस्ट, ये थर्ड डेटा है। 1990 से 2005 के बीच में लगभग 95% वल्चर्स हमारे देश ने खो दिए हैं। तो ये एनवायरनमेंट में आपका डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। GS3 में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत जब आप आंसर्स लिखेंगे तो उसमें आप ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। देन देखिए SBI की इको रैप रिपोर्ट है, हाल में अप्रैल जून क्वार्टर के अंतर्गत ये रिपोर्ट है। ये डेटा इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, इकोनॉमी पे क्वेश्चन आते हैं कि इकोनॉमी किस प्रकार से आप देख रहे हैं या इकोनॉमी की हालत कैसी है। तो आप यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट में बता सकते हैं कि SBI की जो इको रैप रिपोर्ट है उसके अनुसार अप्रैल जून क्वार्टर में 18.4% का इकोनॉमी ग्रोथ यानी कि आर्थिक समृद्धि होगी। तो आप ये डेटा दे सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट में दर्शाने के लिए कि इकोनॉमी सही दिशा में जा रही है। देन एक अन्य डेटा है, हाल ही में गवर्नमेंट ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लेकर आई है। इसे प्लीज़ आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन मत समझ लीजिएगा, वो एक अलग स्कीम है। ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है या नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान बोल दीजिए या नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट बोल दीजिए। तो इसमें सरकार का ध्येय क्या है कि 4 ट्रिलियन रुपीज़ है, डॉलर्स नहीं है, प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग डेटा में इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम डॉलर की जगह रुपी और रुपी की जगह डॉलर लिख देते हैं। तो 4 ट्रिलियन रुपी सरकार का ध्येय है अगले 4 वर्षों के अंतर्गत प्राप्त करना। ठीक है, ये एक नया डेटा है। देन एक अलग डेटा है डिस्कॉम से संबंधित। देखिए डिस्कॉम्स के लिए या डिस्कॉम के सुधार के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लेकर आई हैं, जैसे उदय हो गई या उदय 2.0 हो गई। यदि आप वेटरन हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, यदि आप फ्रेशर हैं तो घबराइएगा नहीं, आप जब पढ़ेंगे GS3 तो आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी ये डेटा सुन लीजिए। ये सरकार ने 2 स्कीम्स लाई है पावर सेक्टर में, जो डिस्कॉम्स होते हैं उन्हें उनके सुधार के लिए, लेकिन फिर भी ये स्कीम लागू होते हुए नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि डिस्कॉम डेट, यदि हम जून 2021 के डेटा को देखेंगे तो 90,000 करोड़ रुपए का अभी भी डिस्कॉम पर ऋण है, ये आप दर्शा सकते हैं। दूसरा डेटा पुनः डिस्कॉम से संबंधित है कि 56 डिस्कॉम है, उसमें से 36 डिस्कॉम ने लॉस रिपोर्ट किया है और टोटल लॉस है 35,000 करोड़ रुपए का। तो जब आप, कई बार ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स पर ही डायरेक्ट UPSC क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि GS3 में 2020 का जो पेपर हुआ था मेंस का, उसमें सीधा पूछा था कि जल जीवन मिशन के बारे में बताइए। तो ऐसे ही हो सकता है कभी आपसे उदय का पूछ ले या इंटरव्यू में पूछ ले उदय स्कीम के बारे में आप क्या जानते हो। तो आप इस तरीके से डेटा कोड कर सकते हैं कि कैसे डिस्कॉम अभी भी डेट में है और जो स्कीम है वो अपने ध्येय को पूरा करते हुए नज़र नहीं आती। देन ये लास्ट डेटा है GS3 से संबंधित। देखिए जो ग्रीनलैंड है उसके जो समिट है, उसके समिट में क्या है, उसके समिट में आइस शेल्फ्स हैं या ग्लेशियर्स हैं। तो यहाँ पर हाल में प्रथम बार जब से डेटा रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं, डेटा को रिकॉर्ड करना शुरू किया गया, पहली बार पाया गया है कि वहाँ पर बारिश हुई है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज को दर्शा रही है। जो साइंटिफिक एविडेंसेस है उसे सिद्ध करते हुए नज़र आती है कि क्लाइमेट चेंज सही में किस तरीके से हो रहा है और कितना भयावह हो रहा है। क्योंकि अगर इनके समिट पर, जहाँ पर ग्लेशियर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ पर यदि बारिश गिरना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है कि वो सारे के सारे ग्लेशियर्स जल्दी से जल्दी मेल्ट होंगे, पिघलेंगे, और उसके चलते पुनः जो जल स्तर है, समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। तो ये एक अन्य डेटा यहाँ पर दर्शाया गया है कि विश्व में अभी तक जितना जल स्तर बढ़ा है, ओशंस का जो वाटर लेवल जो राइज हुआ है 25%, उसके लिए केवल ग्रीनलैंड का आइस मेल्टिंग जिम्मेदार है। तो आप ये डेटा यहाँ पर कोड कर सकते हैं। अभी हमने एक वर्ल्ड बैंक का GS1 के अंतर्गत डेटा भी देखा था, जिसमें ये कहा गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि इंडिया में 2050 तक जो 200 मिलियन पीपल हैं तटीय शहरों के अंतर्गत जो रहेंगे, कोस्टल सिटीज़ में रहेंगे, वो प्रभावित होंगे। तो आप ये डेटा दर्शा सकते हैं इस तरीके से लिंक करते हुए। अब चलिए GS4 देखते हैं। GS4 एथिक्स या एसे के अंतर्गत हम डेटास कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए नीरज चोपड़ा जी को सब जान रहे हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उनका एक हाल में एक इंसिडेंट काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ था कि अरशद नदीम, ये भी एक जैवलिन थ्रोअर ही हैं, पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। तो जब नीरज चोपड़ा जी अपना जैवलिन थ्रो, फर्स्ट जैवलिन थ्रो टोक्यो ओलंपिक्स में फेंकने जा रहे थे, तो उनका जो जैवलिन था वो, या जो उनका भाला था, वो अरशद नदीम के पास था।
तो कई लोगों ने कंट्रोवर्सी जनरेट करने की कोशिश की कि अरे ऐसे कैसे पाकिस्तान के इस तरीके से पाकिस्तान के प्लेयर ने कैसे कर दिया, वो हमारे देश के खिलाड़ी का जावलिन था, भाला था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई थी। तो नीरज चोपड़ा जी आ गया है, उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए उसमें कोई भी गलत नहीं है, ये ओलंपिक्स के रूल हैं कि यदि मैं या कोई भी अन्य खिलाड़ी अपना भाला लेकर वहाँ पर आ रहा है तो दूसरा खिलाड़ी उसे इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि हम लोग देश के परे जाकर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए खेलते हैं, और यही भावना हमने जब पिछले फैक्टॉइड सेशन में देखा था तो पियरे डे कुबर्तिन की भी यही भावना थी। पियरे डे कुबर्तिन जी कौन है? पियरे डे कुबर्तिन आधुनिक ओलंपिक्स के जन्मदाता हैं। उन्हें आधुनिक ओलंपिक्स के पिता के रूप में देखा जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स के रूप में जाना जाता है। तो पियरे डे कुबर्तिन जी की भी यही भावना थी कि आप अपने देशों की सीमा से परे होकर ओलंपिक्स को खेलें। तो यही नीरज चोपड़ा जी के स्टेटमेंट में भी नज़र आता है, और यही हमारे वसुधैव कुटुंबकम की भी अवधारणा है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। केवल ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा कि हाँ नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था, तो वो ठीक है, वो एग्जाम्पल है, एथिक्स में लिखने के लिए ठीक है, लेकिन ऐसे में यदि आप केवल इतना सा लिख कर आ जाएंगे तो वो ज़्यादा नंबर नहीं खींचेगा। इस प्रकार के अगर आपके पास यूनिक एग्जाम्पल्स होंगे तो वो ज़्यादा नंबर आपको देंगे। देन सेकेंड जो उदाहरण है वो है प्रमोद भगत जी का। देखिए प्रमोद भगत जी एक पैरालंपियन है, बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। बैडमिंटन में जब भी बात आती है, हम लोग जब भी एग्जाम्पल्स लेते हैं तो पीवी सिंधु जी का एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर हम साइना नेहवाल का एग्जाम्पल देते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देते हैं। लेकिन प्रमोद भगत जी पैरालंपियन है, और ये इस समय इनकी वर्ल्ड रैंकिंग पता है कितनी है? ये वर्ल्ड नंबर 1 है। तो हमारे देश में वर्ल्ड नंबर 1 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें जानते नहीं हैं, और ये पैरालंपियन है। तो आप इनका उदाहरण दे सकते हैं, प्रमोद भगत जी का। देन नेक्स्ट है अहमद शाह मसूद। देखिए अहमद शाह मसूद का उदाहरण मैंने इसलिए लाया है ताकि जब भी समाज में कुछ भी गलत हो रहा है, सोसाइटी में यदि कुछ भी चीज़ गलत होती है, तो ज़रूरी है कि हमें उसके प्रति आवाज़ या उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। अहमद शाह मसूद उसी का एक उदाहरण है। ये यदि आप वर्तमान समय में तालिबान या अफ़गानिस्तान के खबरों से चित परिचित हैं तो आपने ज़रूर इनका नाम सुना होगा, या तो इनका नाम नहीं सुना होगा तो पंजशीर वैली का नाम ज़रूर सुना होगा, जहाँ पर अभी तक तालिबान का कब्ज़ा नहीं हुआ है। तो अहमद शाह मसूद उसी पंजशीर वैली से ही संबंध रखते हैं। जब यूएसएसआर का आक्रमण हुआ था अफ़गानिस्तान पर, तो अहमद शाह मसूद 20 साल के थे केवल। उन्होंने तब भी आवाज़ उठाई थी, तब भी आवाज़ बुलंद की थी यूएसएसआर के विरुद्ध, जब अफ़गानिस्तान पर यूएसएसआर का आक्रमण हुआ था। एंड अब जब तालिबान इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और पंजशीर पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, तो पिछले 20 सालों के अंतर्गत भी अहमद शाह मसूद ने रेजिस्टेंस दर्शाया था तालिबान के अगेंस्ट। और इस समय अहमद शाह मसूद तो नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे के द्वारा इसी रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाया जा रहा है। उस रेजिस्टेंस को हम पंजशीर रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो आप ये चीज़ यहाँ पर दर्शा सकते हैं। देन नेक्स्ट जो डेटा है वो हरियाणा से संबंधित, ये लास्ट केस स्टडी है इस पर्टिकुलर वीडियो की। तो इस केस स्टडी को आप प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन नज़र आती है हरियाणा के अंतर्गत। देखिए हरियाणा में वुमेन रेसलर्स हम सबको पता है कि बहुत अधिक आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रही हैं? एक ऐसे राज्य में जहाँ पर पितृसत्तात्मकता इतनी अधिक है। उदाहरण के तौर पर 2018 का एक केस मैं बताता हूँ। सोनीपत ये एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंतर्गत ही। तो सोनीपत के गांव में पंचायत ने ये डिसीजन लिया कि जो भी लड़कियां हैं उन्हें मोबाइल फ़ोन नहीं रखना है। मोबाइल फ़ोन पर उनका बैन कर दिया गया कि लड़कियां यदि मोबाइल फ़ोन रखेगी तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा विलेज से, गांव से। दूसरा डेटा है भिवानी का। भिवानी भी एक अन्य डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंतर्गत ही। तो यहाँ पर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है CSR, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू नहीं है, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है। तो जो CSR है वो 886 है आउट ऑफ 1000। तो 1000 बच्चों के अंतर्गत केवल 886 चाइल्ड सेक्स रेशियो या 886 लड़कियां पैदा हो रही हैं, ये दर्शाता है। तो इस तरीके से पितृसत्तात्मकता जब इतनी बढ़ रही है, इतनी बड़ी हुई है हरियाणा के अंतर्गत, तो महिला रेसलर्स कैसे इतनी आगे बढ़ रही हैं, इस पर ये केस स्टडी थी। तो देखिए इसके कुछ कारण हैं। यदि पहले डेटा मैं दर्शाऊँ तो 2008-9 में जहाँ केवल 30 महिलाएँ वुमेन रेसलर्स थी, महिलाएं रेसलिंग में भाग लेती थी, तो 2020-21 में ये बढ़कर 150 हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा कुछ कारणों से हुआ है। पहले तो हमें पता ही है कि जैसे दंगल जो मूवी आई थी उसमें भी ये चीज़ दर्शाई गई थी कि महिलाएं आगे जाके आगे
प्रोत्साहित हों, आगे बढ़ें, वो एक ज़रूर कारण आप इसमें गिना सकते हैं। दूसरा जो आर्टिकल कारण दर्शा रहा था वो था कि हंगर फॉर फेम एंड हंगर फॉर प्राइड। ये जो वहाँ के मेल हैं या पुरुष प्रधान जो समाज है, पुरुष भी वहाँ पर यही चाह रहे हैं फैमिली या समाज के कि महिलाएं रेसलिंग में आगे जाएं, ना कि पढ़ाई बढ़ाई में, और फेम और प्राइड लेकर आएँ घर के लिए। इसके कारण पुरुष भी समर्थन करते हैं, या फैमिली मेम्बर्स में जो मेल होते हैं, मेल डोमिनेटेड फैमिली भी होती है तो वो भी वो समर्थन करती है। उनका ये भी कारण है कि इस देश में हज़ारों IAS ऑफिसर हैं, हज़ारों MLAs या MPs हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा केवल अब एक है। तो इस तरीके का जो फेम मिलता है स्पोर्ट्स से, इसलिए वो चाहते हैं कि महिलाएं आगे होकर स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। दूसरा जो कारण है वो है स्कीम। हरियाणा सरकार ने एक स्कीम चलाई है कि पदक लाओ पद पाओ। तो आप ये स्कीम का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि यदि अन्य राज्यों को भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ावा देना है, अपने यहाँ पर स्पोर्ट्स को लेकर आना है, तो पदक लाओ पद पाओ हरियाणा सरकार की एक स्कीम है। उसके अनुसार वह भी इस तरीके की स्कीम लेकर आ सकते हैं और प्रोत्साहित कर सकते हैं अपने राज्यों के अंतर्गत स्पोर्ट्स को। तो ये हरियाणा सरकार की एक स्कीम है, पदक लाओ पद पाओ, यानी कि यदि कोई भी खिलाड़ी पदक लेकर आएगा तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। और तीसरा है, जैसे मैंने अभी बताया था, स्कीम तो है ही, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। उदाहरण के तौर पर जैसे गीता फोगट जी हैं, ये रेसलिंग में इनका काफ़ी नाम है। वर्तमान समय में ये डिप्टी SP हैं हरियाणा सरकार में। तो ऐसे लोग या इस तरीके के प्रतिभावान लोगों को देखकर भी जो महिलाएं हैं वो मोटिवेट होती हैं कि यदि वे खेलेंगी तो मेडल्स तो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में इतने अच्छे पद भी मिलेंगे। तो इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं कि क्यों हरियाणा में महिलाएं स्पोर्ट्स के अंतर्गत विशेषकर रेसलिंग में इतनी आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं, आर्टिकल्स दर्शाता है कि क्या क्या मुद्दे थे। जैसे कि जो प्राइज़ मनी है वो, उसमें भेदभाव है अभी भी। इसी तरीके से जो गिफ्ट्स मिलते हैं उसमें भी भेदभाव है। उदाहरण के तौर पर यदि एक मेल रेसलर है, उसे एक मैच खेलने के लिए यदि 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं हरियाणा में, तो यदि महिला का यदि मैच होगा तो उन्हें केवल या तो 80,000 रुपये या 1 लाख इतना ही मिलेगा। तो इसमें भी पितृसत्तात्मकता ही है, पैट्रियार्की ही है। लेकिन आर्टिकल का ये कहना था कि कम से कम एक नई शुरुआत तो हो रही है, धीरे धीरे ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, जहाँ ये भेदभाव है या डिस्क्रिमिनेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये डेटा यूज़ कर सकते हैं, ये केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हम डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरीके से डेटा किया जा सकता है ऐसे एथिक्स या GS के पेपर्स में। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।